हरियाणा के नूह में डीएसपी की हत्या के मामले में आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी शब्बीर को राजस्थान के भरतपुर से गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि वो ताबड़ू होते हुए भरतपुर भाग गया था। मंगलवार को खनन माफिया ने डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या कर दी थी और इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार किया था। अब एक और आरोपी गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा सरकार ने डीएसपी सुरेंद्र सिंह को शहीद का दर्जा दिया। साथ ही पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान भी किया गया। आज डीएसपी सुरेंद्र सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। डीएसपी मर्डर केस से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ड्राइवर आ चुका है जो भागने की फिराक में था। राजस्थान के भरतपुर से उसे पकड़ा गया है। आगरा में एक पति ने अपनी पत्नी को खंबे से बांधकर बेरहमी से पीटा, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस आरोपी पति की तलाश में जुट गई है। वीडियो में एक आदमी एक औरत को पीटता हुआ नजर आता है। औरत को पहले खंबे से बांध देता है, उसके बाद उस पर लाठी से ताबड़तोड़ वार करता है। औरत काफी देर तक चीखती रहती है, खुद को छोड़ने की गुहार लगाती है, लेकिन आदमी को औरत पर तरस नहीं आता। इतनी पिटाई करने के बाद भी आरोपी का मन नहीं भरता, जिसके बाद वो औरत को खंबे से खोल देता है और घसीटता हुआ ले जाता है। इस दौरान कई बार औरत पर लाठी से वार करता है। मामला आगरा के सिकंदरा का बताया गया और दोनों पति पत्नी हैं। बताया गया कि इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ, जिसके बाद पति ने पत्नी को बेरहमी से पीटा, जिसके बाद वो फरार हो गया। आरोपी पति के घर पे दबिश दी गई थी, लेकिन इस वक्त वो फरार चल रहे हैं, लेकिन इनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। पति जब अपनी पत्नी को पीट रहा था, तब किसी ने उसका वीडियो बना लिया जो वायरल हो गया। हरियाणा में डीएसपी के हत्यारों को फांसी देने की मांग उठी। हरियाणा के नूह में डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या के खिलाफ कई लोगों ने एसडीएम दफ्तर के बाहर मौन प्रदर्शन किया। दिल्ली पुलिस ने लोन दिलाने के नाम पर ऐप से ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया। पकड़े गए इन आरोपियों में 2 चीन के नागरिक भी शामिल हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारतीय दल में शामिल एथलीट एस धनलक्ष्मी और ट्रिपल जंपर ऐश्वर्या बाबू डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाई गईं, यानी दोनों अब 28 जुलाई से शुरू होने वाली इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने मेजबान श्रीलंका को पहले टेस्ट मैच में 4 विकेट से हरा दिया और इसी के साथ 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। महाराष्ट्र के सियासी घमासान पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने एकनाथ शिंदे की सरकार की संवैधानिकता के मामले को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के पास भेजने के संकेत दिए। साथ ही दोनों पक्षों से वो सभी मुद्दे लिख कर देने को कहा जिन पर वो बहस करना चाहते हैं। वहीं इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने उद्धव ठाकरे गुट का पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि जब बागी विधायक किसी पार्टी में शामिल नहीं हुए और फिर भी राज्यपाल ने नई सरकार का गठन कर दिया, तो ऐसे में बागी विधायकों को अयोग्य करार दे देना चाहिए। हालांकि एकनाथ शिंदे गुट के वकील हरीश साल्वे ने बताया कि दल बदल कानून तब लगता है जब आप किसी और पार्टी में शामिल होते हैं, लिहाजा इन विधायकों की सदस्यता खत्म नहीं की जा सकती। अब इस मामले पर 1 अगस्त को सुनवाई होगी। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तायिप एर्दोगान ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से 2020 में हुई बेइज्जती का बदला ले लिया। पुतिन और एर्दोगान ने ईरान की राजधानी तेहरान में मुलाकात की, लेकिन इस मुलाकात से पहले पुतिन के साथ ऐसा कुछ हुआ जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। यूक्रेन पर हमला करने के बाद करीब 5 महीने से पुतिन अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के कई देशों के सामने सीना तान कर खड़े हैं। कड़े आर्थिक प्रतिबंध और धमकियां भी उन्हें झुका नहीं पाई। उन्होंने अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को भी उसी की भाषा में कई बार जवाब दिया, लेकिन तेहरान में तुर्की के राष्ट्रपति ने उनके साथ जो किया उससे पूरी दुनिया में पुतिन की खिल्ली उड़ गई। असल में पुतिन और एर्दोगान को ईरान की राजधानी में सीरिया के मसले पर चर्चा करनी थी और पुतिन अपने इस अहम दौरे के लिए 1 रोज पहले ही ईरान पहुंचे थे। वहां उन्हें ईरान के राष्ट्रपति के साथ तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान से भी मुलाकात करनी थी और एर्दोगान से मिलने के लिए पुतिन बड़ी शान से उस कमरे में पहुंचे जहां दोनों को सीरिया के मसले पर बात करनी थी। पुतिन तेजी से चलते हुए वहां रखी कुर्सियों के पास पहुंच गए। इसके बाद दोनों हाथ बांधे खड़े पुतिन तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान का इंतजार करते नजर आए, लेकिन करीब 20 सेकंड बीत जाने के बाद भी एर्दोगान वहां नहीं पहुंचे। इस दौरान पुतिन काफी असहज दिखाई दिए। उनका चेहरा बता रहा था कि एर्दोगान की यह हरकत उन्हें जरा भी पसंद नहीं आई। इस बीच कमरे में मौजूद फोटोग्राफर लगातार पुतिन की तस्वीरें खींचते रहे और पुतिन तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान का इंतजार करते रहे। पुतिन का यह वीडियो खुद तुर्की की न्यूज एजेंसी ने जारी किया। मतलब ये कि इस वीडियो को जारी करके तुर्की ने यह दिखाने की कोशिश की कि उनके राष्ट्रपति ने अपने अपमान का बदला ले लिया, क्योंकि सिर्फ 20 या 30 सेकंड नहीं बल्कि पुतिन ने करीब 50 सेकंड तक एर्दोगान का इंतजार किया और इसके बाद जब एर्दोगान वहां पहुंचे तो पुतिन उनसे मुस्कुरा कर मिले। हालांकि कहा जा रहा है कि उनकी उस मुस्कान में तल्खी दिखाई दी।
इस पूरी घटना को पश्चिमी मीडिया ने एर्दोआन का बदला बताया। असल में साल 2020 में एर्दोआन सीरिया के मुद्दे पर ही पुतिन के साथ चर्चा करने मॉस्को गए थे, लेकिन पुतिन ने उस वक्त मॉस्को में एर्दोआन के साथ जैसा व्यवहार किया था उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था, क्योंकि पुतिन के देश में मेहमान बनकर पहुंचे एर्दोआन को करीब 2 मिनट तक उनसे मिलने के लिए इंतजार करना पड़ा था। जिस कमरे में दोनों की मुलाकात होनी थी, एर्दोआन अपने अधिकारियों के साथ उसके बाहर ही एक हॉल में रुके रहे। काफी देर तक इंतजार करने के बाद एर्दोआन वहां बनी एक बेंच पर बैठ गए थे और करीब 2 मिनट के बाद उन्हें उस कमरे में जाने दिया गया था जहां पुतिन उनसे मिलने के लिए खड़े थे। 2020 का वो वीडियो वायरल हो गया था और कहा जा रहा है कि एर्दोआन ने तेहरान में मुलाकात के दौरान पुतिन को इंतजार करवा के अपने उसी अपमान का बदला लिया। पटना में पीएफआई के कई और राज खुल गए। देश विरोधी गतिविधियों के मामले में पटना से गिरफ्तार दोनों आरोपियों से पुलिस की पूछताछ में कई और बड़ी जानकारियां सामने आई। खबर है कि ये लोग रविवार को पटना के गांधी मैदान के पास एक बड़ा ट्रेनिंग कैंप लगाने वाले थे। हथियार चलाने के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाता, उससे पहले इसका भंडाफोड़ हो गया। इस बीच पीएफआई से जुड़े होने के आरोप में बिहार के मोतिहारी से एक मौलाना को गिरफ्तार किया गया। वहीं खुफिया एजेंसियों ने बिहार में कुछ बीजेपी नेताओं को निशाना बनाए जाने का अलर्ट जारी किया, जिसके बाद बिहार के सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को सतर्क रहने की हिदायत दी गई। उसके सुरक्षा का काम पुलिस खुद देख रही है। पीएफआई के भारत को मुस्लिम देश बनाने की साजिश रचने का दावा होने के बाद रक्षा विशेषज्ञों को उसके सिर्फ देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बनने का डर सता रहा है। ऐसा भयानक खतरा जैसा दुनिया भर के देश मुस्लिम ब्रदरहुड, आईएसआईएस और अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों से झेल रहे हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि पीएफआई का ऑपरेट करने का तरीका और उसका मकसद बिल्कुल धार्मिक राजनीतिक संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड की तरह है। ऑटोमन साम्राज्य के बिखरने के बाद 1928 में मिस्र में मुस्लिम ब्रदरहुड की स्थापना की गई थी। मकसद था खलीफा को बहाल करना और गैर मुस्लिम सिस्टम के खिलाफ बगावत छेड़ना। वहीं पिछले हफ्ते पटना पुलिस की छापेमारी में भी पीएफआई के सदस्य बताए जा रहे लोगों के पास से इंडिया 2047 नाम का एक सनसनीखेज डॉक्यूमेंट मिलने का दावा किया गया था। उस डॉक्यूमेंट में लिखा था कि पीएफआई का मकसद आजादी के 100 साल पूरे होने तक भारत को एक मुस्लिम राष्ट्र बनाना है। मतलब पीएफआई का मकसद भी लगभग वैसा ही है जिसकी कसम खाकर मुस्लिम ब्रदरहुड ने पहले मिस्र में अपनी जड़ें फैलाई और फिर वो बाकी अरब देशों में अपने पैर पसारता चला गया। इसलिए रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पीएफआई राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए असली खतरा है, क्योंकि पहले अरब देशों ने भी मुस्लिम ब्रदरहुड को नजरअंदाज किया था, लेकिन फिर वो उनके जी का ऐसा जंजाल बन गया कि सऊदी अरब, लिबिया, मिस्र, सीरिया, यमन और बहरीन जैसे देशों को मुस्लिम ब्रदरहुड को बैन करने के लिए नाकों चने चबाने पड़े। इतना ही नहीं, रक्षा विशेषज्ञों को पीएफआई के काम करने का तरीका भी मुस्लिम ब्रदरहुड जैसा ही नजर आता है, क्योंकि पीएफआई लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए इस्लाम के इतिहास की उसी कट्टर व्याख्या को हथियार बनाता है जो कि मुस्लिम ब्रदरहुड के नेताओं ने ही की थी। वहीं कुछ किताबों से पता चलता है कि खुद पीएफआई मानता है कि उसका संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड के चरमपंथी विंग हमास के काफी करीब है। इस बात का सबूत पिछले हफ्ते पटना की रेड में मिला इंडिया 2047 नाम का वही दस्तावेज है। उस दस्तावेज में लिखा है कि पीएफआई के सदस्यों को हिंसा का इस्तेमाल चुनिंदा हालात में ही करना चाहिए। यहाँ तक कि पीएफआई हथियारों की सीक्रेट ट्रेनिंग की भी वकालत करता है और हमास भी बिल्कुल इसी स्ट्रेटेजी पर काम करता है। उसका भी यही स्टाइल है कि अपने दुश्मन को फालतू में जंग में उलझाकर उसकी सैन्य क्षमता और उसके हथियारों का तेल निकाल दो और फिर पूरी ताकत के साथ उस पर वार करो। स्पेन से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें हर तरफ आग ही आग नजर आती है और उस आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मी जुटे हुए हैं। जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ आग ही आग नजर आई। स्पेन के जोरागोजा के आसमान में धुएं का गुबार और आग का खौफनाक मंजर दिखा। वीडियो देखकर ऐसा लगा जैसे आग शहर को लील जाना चाहती हो, क्योंकि जितना इस आग पर काबू करने की कोशिश हुई, ये आग उतनी ही बढ़ती चली गई। इस दौरान दमकल कर्मी आग पर काबू पाने के लिए दिन रात जुटे रहे, लेकिन स्पेन के जंगलों में लगी आग लगातार बढ़ती गई। पिछले कुछ दिनों से स्पेन के जंगल धधक उठे और स्पेन में एक दो नहीं बल्कि 30 से ज्यादा जगह आग लगने की घटना सामने आई, जिसमें अब तक हजारों हेक्टेयर इलाका जलकर राख हो चुका है। सोनिया गांधी ईडी के सामने पेश होंगी। दिल्ली के ईडी दफ्तर में सुबह कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से हेरल्ड केस में पूछताछ की जाएगी। वहीं सोनिया गांधी की पेशी के दौरान कांग्रेस ने बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर ली। इसके लिए पार्टी के कई नेता कांग्रेस हेडक्वार्टर से ईडी दफ्तर की तरफ मार्च निकालेंगे। इस बीच खबर है कि राहुल गांधी और प्रियंका भी सोनिया को छोड़ने के लिए ईडी दफ्तर तक जा सकते हैं। राहुल की पेशी के दौरान भी कांग्रेस ने दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन किया था।
जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में बादल फटने और जमीन खिसकने से लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गईं। कई इलाकों में तो बाढ़ जैसे हालात बन गए और लैंडस्लाइड के बाद ज्यादातर हिस्सों में पानी के साथ मलबा बहता नजर आया। कुछ इलाकों में तो पानी के तेज बहाव को देखकर ऐसा लगा मानो कोई नदी सड़क पर उतर आई हो। बादल फटने और जोरदार बारिश के बाद कई घरों को नुकसान पहुंचा। 7 ऐसे घर हैं जो कम्प्लीटली वॉश्ड हुए हैं, जिनके अभी छत के ऊपर से मलबा चल रहा है। बारिश के बाद बादल फटने से नालों में आए उफान ने लोगों की मुसीबत को दुगना कर दिया। कई हिस्सों में सड़कें बह गईं और पहाड़ों का मलबा इधर उधर जमा हो गया, जिसके बाद कुछ जगहों पर ट्रैफिक रोकना पड़ा। सड़कों के बह जाने की वजह से स्कूल जाने वाले बच्चों की मुश्किलें भी बढ़ गईं। स्कूल जाने के लिए कई बच्चे जान जोखिम में डालकर नाले को पार करते दिखाई दिए। वहीं लगातार हो रही बारिश को देखते हुए प्रशासन ने लैंडस्लाइड की चेतावनी जारी कर लोगों से घरों में रहने की अपील की। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव के बयान के बाद अमरनाथ यात्रा के दौरान बादल फटने की घटना पर बहस छिड़ गई। चंद्रशेखर राव ने आशंका जताई कि भारत में बादल फटने के पीछे विदेशी चाल है, जिसके बाद सवाल उठा कि कहीं यह घटना चीन की साजिश तो नहीं थी। आमतौर पर लोग यही जानते हैं कि बादल फटना एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन चंद्रशेखर राव के बयान ने नई बहस छेड़ दी। और वो ये कि क्या चीन भारत में बादल बम फोड़ सकता है? क्या शी जिनपिंग कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे अमरनाथ यात्रा के दौरान बादल फट जाए? और क्या चीन भारत में प्राकृतिक आपदा ला रहा है? ये सारे सवाल तब उठे जब तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव का बादल फटने पर एक बयान आया। इतर देशाల వాళ్ళు కావాల్సుకొని మన దేశంలో అక్కడక్కడ క్లౌడ్ బర్స్ట్ చేస్తా ఉన్నారు। चंद्रशेखर राव के ये बोलते ही सबसे पहले चीन पर उंगली उठी, क्योंकि चीन अपने यहाँ कृत्रिम बारिश करवाता रहता है। और इसी वजह से सवाल उठा कि क्या अमरनाथ यात्रा के दौरान हुआ हादसा चीन की चाल थी? इसी महीने 8 जुलाई को अमरनाथ में बादल फटा था और 16 लोगों की जान चली गई थी। 40 लोग तो आसमान से बरसी आफत में लापता हो गए थे। और इसके कुछ ही दिन बाद तेलंगाना के सीएम ने बयान दे दिया, जिसके बाद ये चर्चा होने लगी कि कहीं चीन ने भारत को परेशान करने के लिए बादल बम तो नहीं बना लिया। क्योंकि तेलंगाना के भद्राचलम पहुंचे केसीआर ने खुलकर इस ओर इशारा किया और कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में बादल फटने की घटनाओं को विदेशी साजिश का हिस्सा बता दिया। గతంలో ఒకసారి కశ్మీర్ దగ్గర లద్దాఖ్లో లేహ్లో చేశారు, ఆ తర్వాత ఉత్తరాఖండ్లో చేశారు, ఈ మధ్య గోదావరి పరివాహక ప్రాంతం మీద కూడా చేస్తున్నారని మనకు ఒక గ్లూమీగా వచ్చినటువంటి సమాచారం। तेलंगाना के गोदावरी नदी के आसपास के इलाकों में बादल फटने से जबरदस्त तबाही हुई है, जिसे वहां के सीएम विदेशी षड्यंत्र मान रहे हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब भारत में क्लाउड बर्स्ट का कनेक्शन चीन से जोड़ा जा रहा है। पिछले साल चमोली में आई बाढ़ के पीछे भी चीन का हाथ होने का शक था। कहा जा रहा था कि चीन ने वेव साउंड का इस्तेमाल करके बारिश करवाई थी और वो इस तकनीक का इस्तेमाल करके कहीं भी बारिश करवा सकता है, जिसका कुछ साल पहले बीजिंग की एक यूनिवर्सिटी ने सफल प्रयोग किया था और साउंड वेव के जरिए अच्छी बारिश करवाई थी। इस तकनीक में साउंड वेव की वजह से बादलों में कंपन बढ़ जाती है और वो बरसने लगते हैं। साउंड वेव को बादलों के बीच भेजने के लिए खास मशीन का इस्तेमाल होता है, जिसका सही इस्तेमाल होने पर बारिश होती है। ये मशीन उन इलाकों में कारगर है जहां सूखा पड़ता है और इसीलिए चीन इस तकनीक का इस्तेमाल करता है, क्योंकि चीन के वायुमंडल में बहुत पानी है लेकिन उसका केवल 20% बारिश बनकर नीचे आता है। यही नहीं, 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स के दौरान जब मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया था तो चीन ने एक दिन पहले ही कृत्रिम बारिश करवाकर टेंशन दूर कर ली थी। लेकिन यह प्रयोग फायदेमंद होने के साथ साथ खतरनाक भी हो सकता है। हालांकि चीन बार बार ये कहता रहा है कि वो इस तकनीक को केवल अपने देश में इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन सवाल ये कि क्या चीन पर भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि चीन कहता कुछ है और करता कुछ, और यही है डरने वाली बात। क्योंकि अगर चीन कृत्रिम बारिश करवाने के प्रयोग में सफल रहा तो वो जहां चाहेगा वहां भारी बारिश करा सकेगा। वैसी तबाही जैसी 9 साल पहले उत्तराखंड में हुई थी, वो तस्वीरें आज भी याद करके रूह कांप उठती है। वहां केदारनाथ और आसपास के इलाकों में बादल फटने के बाद पहाड़ों पर मौत का तांडव हुआ था। हजारों लोग काल के मुंह में समा गए थे। तो क्या तेलंगाना के सीएम कहना चाहते हैं कि चीन भारत में फिर से केदारनाथ जैसी कहानी दोहराने की प्लानिंग कर रहा है? और क्या अमरनाथ यात्रा के दौरान हुआ हादसा उसकी इसी प्लानिंग का हिस्सा है? वैसे मौसम वैज्ञानिक केसीआर की इस बात से सहमत नहीं है और उनका मानना है कि क्लाउड बर्स्ट कराना करीब करीब नामुमकिन है। इस तरह का इतनी हैवी रेन नहीं करा सकता, जो है कि हाँ जहाँ पे बादल हैं उस जगह पर आर्टिफिशियल रेन कराई जा सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का एक तर्क ये भी है कि क्लाउड सीडिंग या आर्टिफिशियल रेन कराना काफी खर्चीला होता है, जिसके लिए बादलों के छोटे से हिस्से पर केमिकल का छिड़काव किया जाता है, जिससे पानी की बूंदें भारी होकर नीचे गिरती हैं। लेकिन क्लाउड बर्स्ट के लिए बहुत बड़ा बादल चाहिए और उसके ऊपर जाकर केमिकल छिड़कना होगा। यानी भारत में क्लाउड बर्स्ट कराने के लिए चीन को हमारे इलाके में आकर बादलों के ऊपर छिड़काव करना होगा,
लेकिन इसके विरोध में एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि पिछले कुछ साल में बादल फटने की ज्यादातर घटनाएं भारत और चीन के बॉर्डर वाले इलाकों में ही हुई हैं। सीमा के इलाकों में जमकर बाढ़ भी आई है। यानी केसीआर के बयान ने बहस का मुद्दा तो दे दिया, क्योंकि कहा जा रहा है कि क्लाउड सीडिंग से बादल फटने की घटना हो सकती है। वैसे ये तकनीक नई नहीं है, इसका इस्तेमाल सालों से होता आ रहा। और कहते हैं कि अमेरिका ने 1962 से 1972 तक चले वियतनाम से युद्ध के दौरान क्लाउड बर्स्ट भी कराया था, जिसे उसने ऑपरेशन पॉपाय नाम दिया था, और क्लाउड सीडिंग कराकर वियतनाम में मूसलाधार बारिश करवा दी थी, जिससे जगह जगह जमीन खिसक गई थी और जान और माल का नुकसान हुआ था। तो क्या चीन भी अमेरिका की तरह बादल बम बना रहा है? इसका कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन यह तो सबको पता है कि वो अपने यहां नकली बारिश करवाता रहता है। एक और बात यह कि 2013 के बाद से शायद ही कोई ऐसा साल रहा हो जब भारत में बादल फटने के मामले सामने ना आए हो, जिनमें कई ने तो सैकड़ों जानें तक ले ली। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि पिछले करीब 40 साल में देश में बादल फटने की 30 से ज्यादा घटनाएं हुई हैं, और ये सभी घटनाएं हिमालय के क्षेत्र में हुई, जिनमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में बादल फटने के बाद आई बाढ़ के मामले शामिल हैं। बादल जब फटता है तो अचानक जमीन पर इतना पानी गिरता है कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। लगता है कि पानी से भरी एक बड़ी सी थैली फट गई हो। और इसके बाद जमीन पर गिरे पानी के बहाव के रास्ते में जो भी आता है वो बह जाता है। लेकिन सवाल यह है कि बादल फटता कैसे? हम जिसे बादल कहते हैं वो भाप होती है जो पहाड़ों पर बर्फ के पिघलने से बनती है, और वही भाप आसमान में बहुत ऊपर जाकर ठंडी होती है और ओस जैसी बूंदों में बदलने लगती है, जिसके बाद ढेर सारी हल्की बूंदें आपस में जुड़कर बादल बन जाती हैं। बादल बनाने वाली बूंदों का बोझ ज्यादा हो तो बूंदें धरती पर टपकने लगती हैं, जिसे हम और आप बारिश कहते हैं। लेकिन पहाड़ी इलाकों में अक्सर बादल कम ऊंचाई पर रहते हैं, क्योंकि बादलों में पानी का बोझ है जो उन्हें नीचे ले आता है, जिनका रास्ता पहाड़ रोक देते हैं। और फिर एक समय ऐसा आता है जब 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में फैले और पहाड़ के बीच फंसे बादलों का सारा पानी कुछ मिनट या ज्यादा से ज्यादा घंटे भर में जमीन पर गिर जाता है। यानी 2-4 किलोमीटर दायरे में फैले बादलों में भरा करोड़ों लीटर पानी कुछ मिनट में बरस जाता है, और इसे ही लोग बादल फटना कहते हैं। आधिकारिक तौर पर इसका पैमाना 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के इलाके में 1 घंटे से कम समय में 100 मिलीमीटर या उससे ज्यादा बारिश होना माना जाता है। लखनऊ में एक पुल टूटने के बाद लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है और नदी पार करने के लिए जान जोखिम में डालने को लोग मजबूर हैं। गऊ घाट से फैजुलगंज को जोड़ने वाला पुल टूटने के बाद लोगों पर आफत का पहाड़ टूट गया और सहारा बनी तो बस ये नाव, जिस पर सवार होकर लोग गोमती नदी पार करते नजर आए। लेकिन अफसोस की बात कि अब तक प्रशासन की नजर इन पर नहीं पड़ी। गोमती नदी में डंडियां बांधकर एक रस्सी बांधी गई और उसी रस्सी के सहारे नाव चलाई गई, जिसमें एक साथ कई लोग इस पार से उस पार जाते दिखे। उस पार खड़े लोग अपनी बारी का इंतजार करते रहे और फिर नाव में सवार होकर नदी को पार किया। एक रस्सी और नाव के सहारे लोगों की किस्मत बंध गई। वहीं लोगों ने आरोप लगाया कि गोमती नदी पर बना पुल टूटने के बाद अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, इसलिए नाव की सवारी मजबूरी बन गई। चीन को घेरने के लिए इंडोनेशिया भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहता है। यानी इस स्वदेशी मिसाइल की डिमांड दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इससे पहले फिलीपींस को भारत ब्रह्मोस मिसाइल बेच चुका है, और अब इंडोनेशिया ने भी ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने की इच्छा जताई है। खबर है कि इस साल के अंत तक इस मुद्दे पर भारत और इंडोनेशिया के बीच डील हो सकती है। इस घातक मिसाइल को भारत और रूस ने मिलकर तैयार किया है, जो एक मीडियम रेंज वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे एयरक्राफ्ट, जहाज और जमीन के साथ ही पनडुब्बी से भी लॉन्च किया जा सकता है, और ये करीब 350 किलोमीटर दूर तक निशाना लगा सकती है। यही नहीं, 3000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा की रफ्तार इसे और घातक बना देती है। और इन्हीं खूबियों की वजह से ब्रह्मोस मिसाइल पर दुनिया के कई देशों का भरोसा बढ़ता जा रहा है। लेकिन इंडोनेशिया इसे अपनी सेना के बेड़े में शामिल कर चीन को चुनौती देने की तैयारी में है, क्योंकि चीन हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी को बढ़ाने के लिए सभी हथकंडे अपना रहा है। ऐसे में वो इंडोनेशिया के लिए भी आने वाले दिनों में बड़ा खतरा बन सकता है। इसी वजह से इंडोनेशिया भारत के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा रहा है, ताकि हिंद महासागर में चीन की हरकतों को जवाब दिया जा सके। यही नहीं, चीन से अपनी जमीन की रक्षा करना भी इंडोनेशिया के लिए चुनौती है, जिसके लिए उसे भारत की ब्रह्मोस मिसाइल पर पूरा भरोसा है। ये भरोसा सिर्फ फिलीपींस और इंडोनेशिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम भी ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की इच्छा जता चुके हैं। पंजाब पुलिस ने दावा किया कि उसने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के 2 आरोपियों मनप्रीत सिंह मन्नू और जगरूप रूपा को मुठभेड़ में मार गिराया। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी अमृतसर में अटारी बॉर्डर के करीब एक गांव में छिपे थे। और जैसे ही इस बात की खबर पंजाब पुलिस के अधिकारियों को लगी, उन्होंने मूसेवाला की हत्या के आरोपियों को पकड़ने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया।
अमृतसर पुलिस और पंजाब एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की दर्जनों गाड़ियां अटारी बॉर्डर के नजदीक होशियार नगर की तरफ रवाना हो गई। वहां पहुंचने के बाद पुलिस को खबर लगी कि खेत के बीचों बीच बने एक बड़े मकान में मूसेवाला की हत्या के आरोपी मनप्रीत सिंह मन्नू और जगरूप रूपा छिपे हुए हैं। इसके बाद पुलिस ने उस पूरे इलाके को घेर लिया। मकान से थोड़ी दूर सड़क पर पुलिस के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया और वहां एक बड़े इलाके में नाकेबंदी कर दी। सड़क के दोनों तरफ से किसी के भी आने जाने पर रोक लगा दी गई। इसके बाद पुलिस के जवानों ने खेत में बने मकान के नजदीक जाने की कोशिश की, लेकिन यह उनके लिए इतना आसान नहीं हुआ, क्योंकि मकान में छिपे मनप्रीत मन्नू और जगरूप रूपा ने मकान के अंदर से पुलिस वालों पर गोलियों की बौछार कर दी। पुलिस के जवानों ने भी तेजी से पोजीशन लेते हुए मकान की तरफ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। दोनों तरफ से हो रही गोलीबारी के बीच पुलिस मनप्रीत मन्नू और जगरूप रूपा को सरेंडर करने की चेतावनी भी देती रही, लेकिन सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के दोनों आरोपियों पर पुलिस की चेतावनी का कोई असर नहीं दिखा। वो मकान के अंदर से रुक रुक कर पुलिस के जवानों पर फायरिंग करते रहे और इसी वजह से सुबह करीब 10:15 बजे शुरू हुई मुठभेड़ दोपहर तक पहुंच गई। इस बीच दोनों आरोपियों से मुकाबला कर रही पुलिस के लिए एक और परेशानी यह थी कि कहीं वो दोनों भागकर पाकिस्तान न चले जाएं, क्योंकि जिस इलाके में वो छिपे हुए थे बताया गया कि वहां से पाकिस्तान की सीमा महज 10 किलोमीटर दूर थी। यानी मौका पाने पर मूसेवाला की हत्या के दोनों आरोपी भागकर पाकिस्तान में घुस सकते थे, जिसे रोकने के लिए पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान की सीमा की ओर जाने वाले रास्तों और खेतों को 2 किलोमीटर के दायरे में पूरी तरह से सील कर दिया। इसके साथ ही बीएसएफ को भी अलर्ट कर दिया गया। उधर दूसरी तरफ मकान में छिपे मनप्रीत और जगरूप ने फायरिंग जारी रखी। इस बीच पुलिस की एक टीम उस मकान की छत पर पहुंच गई जहां से दोनों आरोपी फायरिंग कर रहे थे। क्योंकि सुबह शुरू हुई मुठभेड़ को करीब 6 घंटे हो चुके थे और पंजाब पुलिस जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को खत्म करना चाहती थी और इसीलिए पुलिस की एक बड़ी टीम को उस मकान तक भेजा गया। वहां पहुंचने के बाद पुलिस वाले मकान की छत पर चढ़ गए। पंजाब पुलिस के मुताबिक इसके बाद ही मनप्रीत मन्नू और जगरूप रूपा को मार गिराने में कामयाबी मिली। 2 बंदे एक मनु दूजा दोनों की इस एक्सचेंज ऑफ फायर में मौत हुई है। दोनों आरोपियों को ढेर करने के बाद पुलिस ने मकान के उस कमरे से एक AK-47 राइफल बरामद की जहां मनप्रीत मन्नू और जगरूप रूपा छिपे थे। इसके साथ ही उस कमरे से एक पिस्तौल और एक बैग भी बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक इस मुठभेड़ में 3 पुलिस वाले घायल भी हुए और मुठभेड़ खत्म होने के बाद पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस वालों की पीठ थपथपाई। क्योंकि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के 52 दिन बाद पुलिस ने उन आरोपियों को ढेर करने का दावा किया जो पंजाब में ही रहकर पुलिस को चकमा दे रहे थे। और कुछ दिनों पहले ही एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई थी। ये तस्वीर पंजाब के मोगा की बताई गई थी, जो वहां के एक इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी। तस्वीर 21 जून की थी, जिसमें 2 लोग मोटरसाइकिल पर बैठकर जाते दिखाई दिए थे। दावा किया गया था कि वो दोनों मनप्रीत मन्नू और जगरूप रूपा ही थे। यानी मूसेवाला की हत्या के 24 दिन बाद तक दोनों पंजाब में छिपे थे। 21 जून की तस्वीरें सामने आने के बाद पुलिस के सूत्रों ने बताया था कि मोगा से दोनों तरन तारण की तरफ भाग गए थे और अब 52 दिन बीतने के बाद सिद्धू मूसेवाला की हत्या के दोनों आरोपियों को पंजाब के अमृतसर के एक गांव में मार गिराया गया। और माना जा रहा है कि इसमें भी पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी लॉरेंस बिश्नोई के बेहद करीबी मनप्रीत सिंह मन्नू को ढेर करना है, क्योंकि मनप्रीत सिंह मन्नू ही वो चेहरा थे जिसके बारे में कुछ रोज पहले दिल्ली पुलिस के सूत्रों से एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई थी। और वो ये कि मनप्रीत सिंह मन्नू ही वो शूटर था जिसने 29 मई को सिद्धू मूसेवाला पर पहली गोली चलाई थी। हालांकि दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक हत्याकांड के वक्त वहां कुल 6 शूटर मौजूद थे, लेकिन शूटर मनप्रीत सिंह मन्नू ने सिद्धू मूसेवाला को पहली गोली मारी थी। पुलिस के मुताबिक मनप्रीत सिंह मन्नू को पहली गोली चलाने के लिए इसलिए कहा गया क्योंकि वो लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का सबसे वफादार और सबसे खतरनाक शूटर था। और इस बीच बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है क्योंकि बनिहाल के पास जमीन खिसक गई है। भारी बारिश लगातार वहां पर हो रही है, जिसकी वजह से जमीन खिसकने की घटना हुई है और इस वक्त प्रशासन रास्ता साफ करने में जुटा हुआ है, जिसकी वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को बंद करना पड़ा है। बनिहाल के पास जमीन खिसकी है, जिसकी वजह से हाईवे बंद करना पड़ा है। राजस्थान के धौलपुर में बारिश से आसमान से आफत बनकर बरसी, जिससे गली चौक चौराहे से लेकर सड़क तक तालाब में तब्दील हो गई और लोगों को निकलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बाइक पानी में पूरी तरह से डूबी नजर आई तो दुकान के अंदर तक पानी घुस गया। चंद घंटों की बारिश में राजस्थान का धौलपुर तालाब में तब्दील हो गया। यूं तो गर्मी के लिहाज से राजस्थान को सबसे ज्यादा बारिश की जरूरत थी, लेकिन जैसे ही आसमान से बारिश की बूंदें गिरी, मौसम खुशनुमा हो गया और गर्मी से राहत मिली। लेकिन 3 घंटे के अंदर पूरा का पूरा शहर तालाब बन गया था।
बारिश की वजह से पानी बढ़ता देख कई दुकानदारों ने अपनी दुकान को बंद कर दिया। वहीं रास्ते से गुजरने वाले लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। संजय राउत ईडी के सामने पेश नहीं हुए। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में घिरे संजय राउत ने संसद सत्र में हिस्सा लेने की दलील दी और ईडी से 7 अगस्त तक पेशी से छूट की मांग की, लेकिन ईडी ने उन्हें 27 जुलाई को पेश होने को कहा। वहीं आरपीआई नेता और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने शिवसेना के 2 धड़ों में बंटने के लिए संजय राउत को जिम्मेदार ठहराया। इस बीच पार्टी को मजबूत करने के इरादे से उद्धव ठाकरे गुट ने मुंबई में शिव संवाद नाम से यात्रा निकालने का ऐलान किया, जिसे आदित्य ठाकरे सुबह हरी झंडी दिखाएंगे। लोगों को फर्जी तरीके से विदेश भेजने के मामले में जेल में बंद गायक दलेर मेहंदी ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सजा के खिलाफ अपील की, लेकिन अदालत ने उन्हें तुरंत राहत नहीं दी। हालांकि पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर 15 सितंबर तक जवाब मांगा गया। निशानेबाजी विश्व कप के 25 मीटर रैपिड फायर टीम इवेंट में भारत ने सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 2 दिनों तक भारी बारिश होने की आशंका है, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से लोगों को अलर्ट जारी किया जा रहा है। पुलिस वाले अलग अलग घाटों के साथ नदी किनारे पहुंचे और लोगों को अलर्ट किया। सूचित किया जाता है कि मौसम विभाग द्वारा बरसात को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। अतः निवेदन है कि नदी व नाले के किनारे न जाएं। धन्यवाद। उत्तराखंड में बारिश ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई, तो वहीं अगले 2 दिनों तक उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया, जिसके बाद बागेश्वर में मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए सरयू नदी के पास मुहिम चलाई और हाथ में माइक लेकर लोगों को जानकारी दी। अपील करते हुए सूचित किया कि बारिश से सरयू नदी का पानी बढ़ सकता है, ऐसे में नदी या नाले से दूर रहने की अपील की गई। चीन की 3 स्मार्टफोन कंपनियों पर भारत सरकार ने सख्ती की और इन कंपनियों पर टैक्स चोरी और नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा है। पिछले 2 साल में भारत ने चीन की कई कंपनियों के खिलाफ एक्शन लिया, जिससे चीन को झटका लगा, या यूं कहें कि चीन को उसकी चालाकी का फल भुगतना पड़ रहा है। कोरोना के बाद भारत ने जिस तरह से चीन की कंपनियों पर सख्ती की, उससे चीन बौखलाया हुआ है और अब तो भारत ने उसकी 3 बड़ी स्मार्टफोन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिनमें पहला नंबर है Xiaomi का, जिस पर पैसों के अवैध लेन देन का आरोप लगा। जिसके बाद नंबर आया Vivo का, जिस पर ईडी ने टैक्स चोरी का आरोप लगाया। जिसके बाद कंपनी के 48 स्टोर में जांच की गई और आखिर में कार्रवाई हुई Oppo पर। चीन की इस तीसरी कंपनी पर भी टैक्स चुराने का आरोप है। इन तीनों कंपनियों से ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं, यानी भारत के लोगों से अच्छी खासी कमाई करने वाली चीन की ये कंपनियां भारत से ही दगा कर रही हैं, जिस पर सरकार ने कड़ा कदम उठाया तो चीन छटपटाने लगा और उसकी तरफ से इस मामले पर इसी महीने एक बयान जारी किया गया। भारत में चीन के दूतावास ने बयान दिया कि इससे दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों पर असर पड़ेगा और भारत में चीन के निवेश पर भी असर पड़ सकता है। मतलब भारत ने जैसे ही चीन की स्मार्टफोन कंपनियों की चोरी पकड़ी, वो बौखला गया, या यूं कहें कि चीन ऐसे बर्ताव कर रहा है जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, क्योंकि भारत ने पिछले 2 साल में चीन के 200 ऐप बैन कर दिए हैं, जिनमें मशहूर टिकटॉक ऐप भी शामिल है। जिसके बाद सरकार ने भारत के स्मार्टफोन बाजार के 60% हिस्से पर कब्जा करने वाली चीन की कंपनियों पर कार्रवाई की। जानकार इस बात को सही मान रहे हैं। उनका मानना है कि भारत से ज्यादा चीन को भारत के बाजार की जरूरत है। शायद यही वजह है कि चीन के स्मार्टफोन लगातार भारत भेजे जा रहे हैं और इनमें कोई कमी नहीं है, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उनसे भारत जैसा बड़ा बाजार छिन न जाए। वैसे भारत की कंपनियों ने चीन की कंपनियों को टक्कर देने की तैयारी कर ली है और सस्ते, सुंदर और टिकाऊ स्मार्टफोन बनाने पर काम कर रही हैं। यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया जिसमें एक विमान आसमान से जमीन पर गिरता दिखाई दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस के सुखोई Su-35 लड़ाकू विमान को मार गिराया, जो उसके सैनिकों पर लगातार हमले कर रहा था। सामने आए वीडियो में आसमान से एक विमान जमीन पर गिरता दिखाई दिया। जैसे ही विमान नीचे गिरा, जोरदार धमाका हुआ और चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया। यूक्रेन का आरोप है कि यह रूस का सुखोई Su-35 लड़ाकू विमान था, जो खैरसोन के नोवा कखोवका में उसके सैनिकों पर हमले कर रहा था और इसीलिए उसकी फौज ने एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल कर उसे ढेर कर दिया। यही नहीं, यूक्रेन ने दावा किया कि उसके सैनिक कई जगहों पर रूस की फौज से बराबरी का मुकाबला कर रहे हैं। आरोप है कि रूसी सेना यूक्रेन के सुमी शहर पर लगातार मिसाइलें दाग रही है, लेकिन इसके बावजूद यूक्रेन के सैनिक पीछे नहीं हट रहे हैं और पुतिन की फौज के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि उनके सैनिक रूस के कब्जे वाले कई इलाकों को छुड़ाकर वापस अपने कब्जे में ले रहे हैं। आरोप है कि रूस की सेना अब आम लोगों को निशाने पर लेकर उनमें दहशत पैदा करने के लिए ताबड़तोड़ हमले कर रही है।
बताया गया कि सुमे शहर में रूस ने बीते सोमवार को 150 से ज्यादा मिसाइलें दागी, जिनमें कई लोग घायल हुए। यूक्रेन की एयरफोर्स का दावा है कि युद्ध शुरू होने से अब तक रूसी फौज ने 3000 से ज्यादा मिसाइलें उस पर दागी हैं। जम्मू कश्मीर में बारामूला में बादल फटने की घटना हुई, जिसके बाद पानी का तेज बहाव सड़कों से होता हुआ गुजरा और पानी की तेज रफ्तार को देखकर वहां अफरा तफरी मच गई। पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि मानो वो सब कुछ लील जाना चाहती हो। जिस रास्ते से होकर पानी गुजरा वो नदी नाले का रास्ता नहीं था, बल्कि वो सड़क थी जिसका इस्तेमाल यहाँ के लोग करते थे। लेकिन जैसे ही बादल फटा तो पानी सड़कों के रास्ते आगे बढ़ता चला गया। पानी की आवाज सुनकर ही सिरहन पैदा हो रही थी, तो वहीं आसपास के लोग दहशत में थे। बारामूला के मुंद्राजी राफियाबाद इलाके में हुई बादल फटने की घटना के बाद कोई घटना नहीं हुई, लेकिन कई सड़कें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। प्रधानमंत्री ने कॉमनवेल्थ गेम्स के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेने वाले भारतीय दल से ऑनलाइन बात की और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। जमकर खेलिएगा, पूरी ताकत से खेलिएगा। लखनऊ एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान एक यात्री के पास से 20 लाख से ज्यादा के हथियार बरामद किए गए, जिनमें एयर गन भी शामिल है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने कोरोना की प्रिकॉशन डोज लगाने के अभियान का जायजा लिया। केंद्र सरकार ने 15 जुलाई से 75 दिनों तक मुफ्त प्रिकॉशन डोज लगाने के अभियान की शुरुआत की थी। रांची से भी हरियाणा के नूह की तरह पुलिस अधिकारी को रौंदने का मामला सामने आया। वहां गो तस्करी के शक में एक गाड़ी को महिला एसआई ने रोकने की कोशिश की थी, जिन्हें इस बात की जानकारी मिली थी कि कुछ गो तस्कर एक पिकअप वैन के जरिए तस्करी को अंजाम देने की फिराक में। इसके लिए वो एक सुनसान रास्ते का इस्तेमाल करने वाले थे। ये खबर लगते ही झारखंड पुलिस में एसआई यानी सब इंस्पेक्टर संध्या टोपनो वहां पहुंच गई और जैसे ही उन्हें एक पिकअप वैन पर शक हुआ, उन्होंने उसे रोकने का इशारा किया, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी रोकने के बजाय रास्ता रोककर खड़ी एसआई संध्या टोपनो पर ही चढ़ा दी। तो दीदी रोकने के लिए गई, तो देखा पुलिस है तो चढ़ाते हुए निकल गया दीदी, जिसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि वो एसआई संध्या टोपनो को रौंदते हुए आगे निकल गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि सड़क पर खून का धब्बा बन गया। रांची शहर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे और जब पुलिस ने अपनी कार्रवाई की तो पुलिस को ही मौत के घाट उतार दिया है। हालांकि घटना के फौरन बाद पुलिस की टीम ने पिकअप वैन को धर दबोचा, साथ ही उसके ड्राइवर को हिरासत में लेकर उससे तस्करों के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी। वहीं दूसरी तरफ एसआई संध्या टोपनो की मौत की खबर ने पूरे रांची में सनसनी मचा दी। गाड़ी से कुचले जाने के बाद उनके शव को पहले पुलिस की टीम ने वहां एक दुकान में रखा और फिर शमशान के लिए रवाना कर दिया, जहां पहले से ही उनके परिवार के लोग मौजूद थे। इसके बाद जैसे ही वहां पुलिस की गाड़ी में संध्या का शव पहुंचा, वहां मौजूद हर किसी की आंखें नम हो गईं। ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाली एसआई संध्या टोपनो को बाकायदा उनके साथी जवानों ने आखिरी सलामी दी। इसके बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान वहां मौजूद उनके परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो गया, जिसके बाद पुलिस के कुछ अधिकारियों ने उन्हें ढांढस बंधाया, साथ ही मदद का पूरा भरोसा भी दिया। उत्तर प्रदेश में इनकम टैक्स ने बड़ी कार्रवाई की। आपको बता दें कि मशहूर घी कंपनी के दफ्तर पर छापेमारी की गई। नोएडा और सहारनपुर में यह छापेमारी हुई। उत्तर प्रदेश में करीब 40 जगहों पर यह छापेमारी हुई है। दो तस्वीरें आपके सामने रखने जा रहे हैं। नोएडा और सहारनपुर से तस्वीरें सामने आई है, जहां पर इनकम टैक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई देखी गई है। मशहूर घी कंपनी का यह दफ्तर है, जहां पर छापेमारी की गई है। घी कंपनी के दफ्तर पर यह छापेमारी हुई है। अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई और करीब 40 ठिकानों पर इनकम टैक्स की तरफ से ये रेड हुई है। उत्तराखंड के चमोली में नदी में उफान आने से पुल बह गया, जिससे 150 से ज्यादा पर्यटक फंस गए, जिनका एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई, लेकिन रेस्क्यू टीम के सामने सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की थी कि लोगों को रेस्क्यू करने के लिए वैकल्पिक रास्ता बनाया जाए। नदी के उस पार खड़े लोगों को रेस्क्यू टीम ने ढांढस बंधाया और फिर लोहे की जालियों का एक रास्ता बनाया गया, जिसके बाद एक एक कर सभी पर्यटकों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। पर्यटकों में आदमी और औरतों के साथ साथ छोटे छोटे बच्चे भी थे, जो फूलों की घाटी घूमने आए थे, लेकिन छोटा पुल बह जाने की वजह से फंस गए थे। वहीं चमोली के घाघरिया में बादल फटने की घटना से अफरा तफरी मच गई। लोगों की मदद के लिए एसडीआरएफ की टीम को भेजा गया। हालात को देखते हुए प्रशासन ने फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब यात्रा को बंद कर दिया।
जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में बादल फटने और जमीन खिसकने से लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गईं। कई इलाकों में तो बाढ़ जैसे हालात बन गए और लैंडस्लाइड के बाद ज्यादातर हिस्सों में पानी के साथ मलबा बहता नजर आया। कुछ इलाकों में तो पानी के तेज बहाव को देखकर ऐसा लगा मानो कोई नदी सड़क पर उतर आई हो। बादल फटने और जोरदार बारिश के बाद कई घरों को नुकसान पहुंचा। 7 ऐसे घर जो कम्प्लीटली वॉश्ड हुए हैं, जिनके अभी छत के ऊपर से मलबा चल रहा है। बारिश के बाद बादल फटने से नालों में आए उफान ने लोगों की मुसीबत को दुगना कर दिया। कई हिस्सों में सड़कें बह गईं और पहाड़ों का मलबा इधर उधर जमा हो गया, जिसके बाद कुछ जगहों पर ट्रैफिक रोकना पड़ा। सड़कों के बह जाने की वजह से स्कूल जाने वाले बच्चों की मुश्किलें भी बढ़ गईं। स्कूल जाने के लिए कई बच्चे जान जोखिम में डालकर नाले को पार करते दिखाई दिए। वहीं लगातार हो रही बारिश को देखते हुए प्रशासन ने लैंडस्लाइड की चेतावनी जारी कर लोगों से घरों में रहने की अपील की। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव के बयान के बाद अमरनाथ यात्रा के दौरान बादल फटने की घटना पर बहस छिड़ गई। चंद्रशेखर राव ने आशंका जताई कि भारत में बादल फटने के पीछे विदेशी चाल है, जिसके बाद सवाल उठा कि कहीं यह घटना चीन की साजिश तो नहीं थी। आमतौर पर लोग यही जानते हैं कि बादल फटना एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन चंद्रशेखर राव के बयान ने नई बहस छेड़ दी। और वो ये कि क्या चीन भारत में बादल बम फोड़ सकता है? क्या शी जिनपिंग कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे अमरनाथ यात्रा के दौरान बादल फट जाए? और क्या चीन भारत में प्राकृतिक आपदा ला रहा है? ये सारे सवाल तब उठे जब तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव का बादल फटने पर एक बयान आया। ఇతర దేశాల వాళ్ళు కావాల్సుకొని మన దేశంలో అక్కడక్కడ క్లౌడ్ బర్స్ట్ చేస్తా ఉన్నారు। चंद्रशेखर राव के ये बोलते ही सबसे पहले चीन पर उंगली उठी, क्योंकि चीन अपने यहाँ कृत्रिम बारिश करवाता रहता है। और इसी वजह से सवाल उठा कि क्या अमरनाथ यात्रा के दौरान हुआ हादसा चीन की चाल थी? इसी महीने 8 जुलाई को अमरनाथ में बादल फटा था और 16 लोगों की जान चली गई थी। 40 लोग तो आसमान से बरसी आफत में लापता हो गए थे। और इसके कुछ ही दिन बाद तेलंगाना के सीएम ने बयान दे दिया, जिसके बाद ये चर्चा होने लगी कि कहीं चीन ने भारत को परेशान करने के लिए बादल बम तो नहीं बना लिया। क्योंकि तेलंगाना के भद्राचलम पहुंचे केसीआर ने खुलकर इस ओर इशारा किया और कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में बादल फटने की घटनाओं को विदेशी साजिश का हिस्सा बता दिया। గతంలో ఒకసారి కశ్మీర్ దగ్గర లద్దాఖ్లో లేహ్లో చేశారు, ఆ తర్వాత ఉత్తరాఖండ్లో చేశారు। ఈ మధ్య గోదావరి పరివాహక ప్రాంతం మీద కూడా చేస్తున్నారని మనకు ఒక గ్లూమీగా వచ్చినటువంటి సమాచారం। तेलंगाना के गोदावरी नदी के आसपास के इलाकों में बादल फटने से जबरदस्त तबाही हुई है, जिसे वहां के सीएम विदेशी षड्यंत्र मान रहे हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब भारत में क्लाउड बर्स्ट का कनेक्शन चीन से जोड़ा जा रहा है। पिछले साल चमोली में आई बाढ़ के पीछे भी चीन का हाथ होने का शक था। कहा जा रहा था कि चीन ने वेव साउंड का इस्तेमाल करके बारिश करवाई थी और वो इस तकनीक का इस्तेमाल करके कहीं भी बारिश करवा सकता है, जिसका कुछ साल पहले बीजिंग की एक यूनिवर्सिटी ने सफल प्रयोग किया था और साउंड वेव के जरिए अच्छी बारिश करवाई थी। इस तकनीक में साउंड वेव की वजह से बादलों में कंपन बढ़ जाती है और वो बरसने लगते हैं। साउंड वेव को बादलों के बीच भेजने के लिए खास मशीन का इस्तेमाल होता है, जिसका सही इस्तेमाल होने पर बारिश होती है। ये मशीन उन इलाकों में कारगर है जहां सूखा पड़ता है और इसीलिए चीन इस तकनीक का इस्तेमाल करता है, क्योंकि चीन के वायुमंडल में बहुत पानी है, लेकिन उसका केवल 20% बारिश बनकर नीचे आता है। यही नहीं, 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स के दौरान जब मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया था, तो चीन ने एक दिन पहले ही कृत्रिम बारिश करवाकर टेंशन दूर कर ली थी। लेकिन यह प्रयोग फायदेमंद होने के साथ साथ खतरनाक भी हो सकता है। हालांकि चीन बार बार ये कहता रहा है कि वो इस तकनीक को केवल अपने देश में इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन सवाल ये कि क्या चीन पर भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि चीन कहता कुछ है और करता कुछ, और यही है डरने वाली बात। क्योंकि अगर चीन कृत्रिम बारिश करवाने के प्रयोग में सफल रहा तो वो जहां चाहेगा वहां भारी बारिश करा सकेगा। वैसी तबाही जैसी 9 साल पहले उत्तराखंड में हुई थी, वो तस्वीरें आज भी याद करके रूह कांप उठती है। वहां केदारनाथ और आसपास के इलाकों में बादल फटने के बाद पहाड़ों पर मौत का तांडव हुआ था। हजारों लोग काल के मुंह में समा गए थे। तो क्या तेलंगाना के सीएम कहना चाहते हैं कि चीन भारत में फिर से केदारनाथ जैसी कहानी दोहराने की प्लानिंग कर रहा है? और क्या अमरनाथ यात्रा के दौरान हुआ हादसा उसकी इसी प्लानिंग का हिस्सा है? वैसे मौसम वैज्ञानिक केसीआर की इस बात से सहमत नहीं है और उनका मानना है कि क्लाउड बर्स्ट कराना करीब करीब नामुमकिन है। इस तरह का इतनी हैवी रेन नहीं करा सकता, जो है कि हाँ, जहाँ पे बादल हैं उस जगह पर आर्टिफिशियल रेन कराई जा सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का एक तर्क ये भी है कि क्लाउड सीडिंग या आर्टिफिशियल रेन कराना काफी खर्चीला होता है, जिसके लिए बादलों के छोटे से हिस्से पर केमिकल का छिड़काव किया जाता है, जिससे पानी की बूंदें भारी होकर नीचे गिरती हैं। लेकिन क्लाउड बर्स्ट के लिए बहुत बड़ा बादल चाहिए और उसके ऊपर जाकर केमिकल छिड़कना होगा। यानी भारत में क्लाउड बर्स्ट कराने के लिए चीन को हमारे इलाके में आकर बादलों के ऊपर छिड़काव करना होगा,
लेकिन इसके विरोध में एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि पिछले कुछ साल में बादल फटने की ज्यादातर घटनाएं भारत और चीन के बॉर्डर वाले इलाकों में ही हुई हैं। सीमा के इलाकों में जमकर बाढ़ भी आई है। यानी केसीआर के बयान ने बहस का मुद्दा तो दे दिया, क्योंकि कहा जा रहा है कि क्लाउड सीडिंग से बादल फटने की घटना हो सकती है। वैसे ये तकनीक नई नहीं है, इसका इस्तेमाल सालों से होता आ रहा है। और कहते हैं कि अमेरिका ने 1962 से 1972 तक चले वियतनाम से युद्ध के दौरान क्लाउड बर्स्ट भी कराया था, जिसे उसने ऑपरेशन पॉपाय नाम दिया था, और क्लाउड सीडिंग कराकर वियतनाम में मूसलाधार बारिश करवा दी थी, जिससे जगह जगह जमीन खिसक गई थी और जान और माल का नुकसान हुआ था। तो क्या चीन भी अमेरिका की तरह बादल बम बना रहा है? इसका कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन ये तो सबको पता है कि वो अपने यहाँ नकली बारिश करवाता रहता है। एक और बात यह कि 2013 के बाद से शायद ही कोई ऐसा साल रहा हो जब भारत में बादल फटने के मामले सामने ना आए हो, जिनमें कई ने तो सैकड़ों जाने तक ले ली। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि पिछले करीब 40 साल में देश में बादल फटने की 30 से ज्यादा घटनाएं हुई हैं, और ये सभी घटनाएं हिमालय के क्षेत्र में हुई, जिनमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में बादल फटने के बाद आई बाढ़ के मामले शामिल हैं। बादल जब फटता है तो अचानक जमीन पर इतना पानी गिरता है कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। लगता है कि पानी से भरी एक बड़ी सी थैली फट गई हो। और इसके बाद जमीन पर गिरे पानी के बहाव के रास्ते में जो भी आता है वो बह जाता है। लेकिन सवाल यह है कि बादल फटता कैसे? हम जिसे बादल कहते हैं वो भाप होती है जो पहाड़ों पर बर्फ के पिघलने से बनती है, और वही भाप आसमान में बहुत ऊपर जाकर ठंडी होती है और ओस जैसी बूंदों में बदलने लगती है, जिसके बाद ढेर सारी हल्की बूंदें आपस में जुड़कर बादल बन जाती हैं। बादल बनाने वाली बूंदों का बोझ ज्यादा हो तो बूंदें धरती पर टपकने लगती हैं, जिसे हम और आप बारिश कहते हैं। लेकिन पहाड़ी इलाकों में अक्सर बादल कम ऊंचाई पर रहते हैं, क्योंकि बादलों में पानी का बोझ है जो उन्हें नीचे ले आता है, जिनका रास्ता पहाड़ रोक देते हैं। और फिर एक समय ऐसा आता है जब 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में फैले और पहाड़ के बीच फंसे बादलों का सारा पानी कुछ मिनट या ज्यादा से ज्यादा घंटे भर में जमीन पर गिर जाता है। यानी 2-4 किलोमीटर दायरे में फैले बादलों में भरा करोड़ों लीटर पानी कुछ मिनट में बरस जाता है, और इसे ही लोग बादल फटना कहते हैं। आधिकारिक तौर पर इसका पैमाना 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के इलाके में 1 घंटे से कम समय में 100 मिलीमीटर या उससे ज्यादा बारिश होना माना जाता है। देश की कार कंपनियां गाड़ियों में 6 एयरबैग जरूरी किए जाने की योजना के विरोध में खड़ी हो गईं, जबकि सड़क हादसे के वक्त कार में मौजूद एयरबैग खास अहमियत रखते हैं। क्योंकि जैसे ही कार किसी गाड़ी या दूसरी किसी चीज से टकराती है तो उसमें लगे एयरबैग गुब्बारे की तरह खुल जाते हैं, जिससे कार में बैठे लोगों की जान पर मंडरा रहा खतरा कम हो जाता है। इसीलिए सीट बेल्ट के बाद एयरबैग को कार सवारों की सुरक्षा के लिए सबसे अहम माना जाता है। इसके बावजूद भारत की कार कंपनियां इस साल के आखिर तक गाड़ियों में 6 एयरबैग जरूरी किए जाने के खिलाफ हैं। हालांकि देश में कारों में 2 एयरबैग लगाना पहले से ही जरूरी है। पहला ड्राइविंग सीट पर बैठने वाले की सुरक्षा के लिए और दूसरा फ्रंट सीट पर बैठने वाले शख्स के लिए। इस पर कार कंपनियों का कहना है कि एयरबैग की संख्या बढ़ाने से कारें महंगी हो जाएंगी, जिससे उनकी बिक्री पर असर पड़ेगा। और खासकर छोटी कारों के बाजार को ज्यादा एयरबैग लगाने का असर झेलना पड़ सकता है। कारें महंगी होंगी तो इस योजना से उन लोगों का भी नुकसान होगा जो ज्यादा महंगी कारों का खर्च नहीं उठा सकते, क्योंकि कारों में 2 के बजाय 6 एयरबैग लगाते ही उनके दामों में उछाल आ जाएगा। कहा जा रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो कार की कीमत हर एयरबैग पर कम से कम 18,500 रुपए बढ़ जाएगी, जिसे जरूरी नहीं कि कार खरीदने वाले हर शख्स को फर्क न पड़े। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में केवल 8% परिवारों के पास ही कारें हैं, जबकि देश में सबसे छोटी कार की कीमत करीब 3,40,000 रुपए है। आंकड़े बताते हैं कि देश में ज्यादातर लोग छोटी कार ही लेना पसंद करते हैं। हालांकि बीते कुछ समय में बड़ी कारों की भी बिक्री में बढ़ोतरी देखी गई है। और ऑटोमोबाइल सेक्टर भारत की जीडीपी में करीब 6% का योगदान देता है। ऐसे में अगर कारों की बिक्री घटी तो इसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। लेकिन सरकार के लिए लोगों की सुरक्षा का मुद्दा भी अहम है। कहा जा रहा है कि सरकार चाहती है कि 2025 तक सड़क हादसों की संख्या आधी हो जाए। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पूरी दुनिया में जितनी गाड़ियां हैं उसकी करीब 1% गाड़ियां ही भारत में हैं, लेकिन हादसों में होने वाली मौतों के मामले में भारत की हिस्सेदारी 13% बताई गई। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक दुनिया में सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाने वाले 10 लोगों में 1 भारतीय होता है। बताया गया कि साल 2020 में 1,30,000 से ज्यादा लोगों की सड़क हादसों में जान गई थी। ऐसे में भारत को हर साल सड़क दुर्घटना के कारण अपनी जीडीपी में 3% का नुकसान उठाना पड़ता है। इन सब चुनौतियों से निपटने का सरकार के सामने एक तरीका है लोगों की सुरक्षा सुविधाओं को बढ़ाना, जिसके लिए गाड़ियों में 6 एयरबैग जरूरी किए जाने की योजना पर विचार किया जा रहा है। लेकिन कार कंपनियों को इस पर ऐतराज है।
उत्तर प्रदेश के कन्नौज में समाजवादी पार्टी के नेता पर हमले का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग उससे रिवॉल्वर छीनते भी दिख रहे हैं। कन्नौज में समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला महासचिव संजय दुबे का आरोप है कि वो गांव भूल भुलियापुर में अपनी खरीदी हुई जमीन पर गए थे। उनका कहना है कि गांव का ही एक आदमी विनोद अपने कुछ साथियों के साथ वहां गया। पहले तो उनकी जमीन पर चल रहा निर्माण कार्य रुकवाया और फिर उनसे झगड़ा करने लगे। पुलिस ने दोनों पक्षों के 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक समाजवादी पार्टी के नेता भी हथियार का लाइसेंस नहीं दिखा पाए। कन्नौज में मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें विनोद नाम के एक व्यक्ति और संजय नाम के एक व्यक्ति में आपसी विवाद के बाद मारपीट हुई है। समाजवादी पार्टी नेता संजय दुबे का कहना है कि वो गांव में जमीन लेकर निर्माण कार्य करवा रहे थे, जिसका गांव के कुछ लोगों ने विरोध किया।